आज हम लोग जो है क्लास जो 10th है उसकी ज्योग्राफी का जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ओके, जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग जो हैं वी शेयर दिस प्लानट विद मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स। हम अकेले थोड़ी इस अर्थ पे रहते हैं, हमारे साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बैक्टीरिया हैं, लीचियंस हैं, ठीक है, बनियान ट्रीज, ठीक है, एलिफेंट एंड ब्लू व्हेल्स, हर टाइप के एनिमल्स है ना। इंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज़ इमेंस बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे डाइवर्सिफाई है ना, अलग टाइप के जो हैं बायो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। वी ह्यूमंस अलॉन्ग विद दी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक कॉम्प्लेक्स वेब बनाते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम का, इन विच वी आर ओनली ए पार्ट एंड ए वेरी डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम। हम इसका एक हिस्सा हैं और इस पे जो है डिपेंडेंट भी हैं, हमारा आत्मनिर्भर है, हम इस पर, हम निर्भर हैं इस पर, आत्मनिर्भर नहीं है, हम इन चीज़ों पे निर्भर हैं। कैसे? हमारे अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। जैसे कि अगर प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ, ठीक है, ये रिक्रिएट करते हैं ना, हम जिस टाइप की एयर ब्रीथ करते हैं, जो पानी हम ड्रिंक करते हैं और जो सोइल में जिसमें हम खाना प्रोड्यूस करते हैं, विच वी कैनॉट सर्वाइव, जिसके बिना। फॉरेस्ट प्लेज ए की रोल इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सिस्टम एज इकोलॉजिकल सक्सेशन भी है, लेकिन वो हम आगे बढ़ेंगे। इकोलॉजिकल सिस्टम एंड देर आर ऑल्सो प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑन विच ऑल अवर लिविंग बींग्स डिपेंड्स। और ये हमारे प्राइमरी प्लांट्स आर ऑल्सो प्राइमरी प्रोड्यूसर, जिसके ऊपर सारे जो है सेकेंडरी टर्शरी तक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो डिपेंड करते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? is a immense rich in wildlife and cultivated species, diverse in form and function but closely integrated in system through multiple network of interdependence। देखो, जो वाइल्ड लाइफ जो स्पीशीज़ हैं वो नो डाउट डाइवर्स है एक दूसरे में, लेकिन वो जो है एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट भी हैं। कैसे? एक डियर है ना, डियर किस पे इंटरडिपेंडेंट? लायन जो है उसको ईट करता है, लायन किस पे? डियर पे डिपेंड है, और डियर जो है ग्रास पे डिपेंड है, तो है ना। डिपेंडेंसी देख लो प्लांट की एनिमल पे, एक एनिमल की दूसरे एनिमल पे, ठीक है। तो दीज आर इंटरडिपेंडेंट, चाहे ये डिफरेंट स्पीशीज हैं, एक दूसरे से कोई लेना देना ना हो, ठीक है। इस तरह से अब हम फ्लोरा एंड फोना पढ़ेंगे जो इंडिया में पाए जाते हैं, फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट देर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट विच आर यूनिक इन योर एरियाज। In fact, India is one of the world's richest country in terms of its era of biological diversity and has 8% of the total world number of the species in the world, estimated to be around 1.6 million। इंडिया में जो है, आप इधर उधर नज़र भी घुमाओगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट और एनिमल दिखेंगे। हर यूनिक एरियाज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट होते हैं और एनिमल्स होते हैं। इंडिया जो है एक रिचेस्ट कंट्री है दुनिया की, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अगर आप बात करो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल पाए जाते हैं। 1.6 मिलियन टाइप स्पीशीज़ हैं, तो कितनी है? तो पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। ट्वाइस या थ्राइस होगा इसका भी नंबर, लेकिन हमने अभी इतना ही जो है हमने डिस्कवर किया, इतने प्लांट और एनिमल स्पीशीज़। हमने डिटेल स्टडी की है वो वेराइटीज़ ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में इंडिया के प्रीवियस हमने जोग्राफीज़ में। यू मे हैव रियलाइज्ड इंपॉर्टेंस ऑफ दीज रिसोर्सेज, हमारे डेली लाइफ पे कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना इम्पैक्ट करते हैं। यही डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना जो हैं हमारे डेली लाइफ में इंटीग्रेटेड है, एंड दैट वी टेक दिस फॉर ग्रांटेड, और जिन्हें हम टेक फॉर ऐसे ग्रांटेड भी लेते हैं, ठीक है, हमें इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। बट लेकिन अभी दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू द इंटेंसिटी ऑफ अवर इन्वायरमेंट। लेकिन ये ग्रेट स्ट्रेस में मेनी ऑफ दिम आर एक्सटिंक्ट। देखो कैसे, कुछ एस्टिमेट जो है ये सजेस्ट करता है कि एटलीस्ट 10% जो इंडिया का रिकॉर्डेड फ्लोरा एंड फोना है और 20% जो मैमल्स हैं वो थ्रेटन लिस्ट में, मतलब कगार पे हैं ख़त्म होने के ख़तरे में। मेनी ऑफ दीज नाउ कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकल, और बहुत सारे ऑलमोस्ट जो हैं एक्सटिंक्ट होने वाले हैं वाइल्ड लाइफ से, ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। जैसे चीता हो गया, पिंक हेडेड डक है, माउंटेन क्वेल है, फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑवलेट है, और प्लांट है जैसे मेडुका, है ना। तो ये स्पीशीज़ ऑलमोस्ट कगार पे हैं एक्सटिंक्ट होने भी वाइल्ड से। जैसे वेराइटी ऑफ महुआ है ना, अच्छा ह्यूब्रेडिया है, अच्छा हैप्टन नेरोन है, ये स्पीशीज़ है ग्रास की, जो अब मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है वाइल्ड से। इनफैक्ट नो वन कैन से दैट हाउ मेनी स्पीशीज़ में हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट, और कोई ये भी नहीं कह सकता कितनी स्पीशीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, जो ना रिकॉर्ड हुई कभी, जो ना कभी हमने किसी सर्वे के अंदर आई,
जो हमारी आंखों के सामने से बस गायब हो गई है। टुडे वी ओनली टॉक अबाउट लार्जर एंड मोर विजिबल एनिमल। जो लार्जर और मोर विजिबल, कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो हमारी सॉइल को फिक्स करने में काम करते हैं, जो हमारे सॉइल को फर्टाइल करते हैं, जो डीकम्पोजिंग का काम करते हैं, वो हम क्या पता एक्सटिंक्ट हो चुके हों, बहुत सारे, है कि नहीं। तो एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं दे बिकम एक्सटिंक्ट, बट अबाउट स्मॉलर एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स और प्लांट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स और प्लांट्स ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके होंगे, है कि नहीं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या क्या मतलब इसके जो है कोड्स है अकॉर्डिंग टू IUCN। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंट कंट्री ऑफ कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ये एक जो है संस्था IUCN जो डिफरेंट एनिमल्स और IUCN है, ये जो एनिमल्स और प्लांट्स को कैटेगराइज करती है कैटेगरी में कि इंडेंजरिंग है, अच्छा, या फिर नॉर्मल स्पीशीज़ है, या फिर क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, या एक्सटिंक्ट है, कि किस किस कैटेगरी में कौन कौन से प्लांट स्पीशीज़ आते हैं, किनको कितनी ज़्यादा जो है प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ये एक संस्था है, ठीक है, IUCN। वो क्लासीफाई कैसे करती है, नॉर्मल स्पीशीज़, जो स्पीशीज़ की पॉपुलेशन लेवल जो है नॉर्मल है और फर्दर सर्वाइवल है ना, जैसे कैटल है, साल है, पाइन है, रोडेंट है, ये ट्रीज़ और प्लांट जो है ये एक्सटिंक्ट या इंडेंजर्ड नहीं है, इनकी मात्रा जो है अबेंडेंट पाई जाती है नेचर में। अब देखते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़, इसका साइन क्या है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को EN से भी कहते हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो है ये स्पीशीज़ वो हैं जो डेंजर है एक्सटिंक्ट होने के, ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पे, जिनका सर्वाइवल बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। नेगेटिव फैक्टर हैं जो जिसने लेड किया है इस पॉपुलेशन डिक्लाइन को। ठीक है, एग्जांपल देते हैं, जैसे इंडियन वाइल्ड एस है, या क्रोकोडाइल है, या ब्लैक पक है, या इंडियन रेनो है, या लाइन है, लाइन टेल्ड मकोय, या सेंगाई है। ये स्पीशीज़ जो है ना ऑलमोस्ट इंडेंजरिंग है। वेरियस एक्टिविटीज, पोचिंग भी हो सकता है, किलिंग हो सकता है, हंटिंग हो सकता है, या फिर इनकी जो हैबिटेट लॉस हो चुकी है जहाँ से ये फूड जो है अपना जो है गैदर करते थे या खाते थे। फिर अब वल्नरेबल स्पीशीज़, वल्नरेबल स्पीशीज़ वीयू, वल्नरेबल स्पीशीज़ क्या, वो स्पीशीज़ जिसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है टू ए लेवल फ्रॉम वेयर इट लाइकली टू मूव इनटू इंडेंजरिंग स्पीशीज़। एक लेवल तक पहुँच चुकी है जहाँ से ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक ये पहुँच चुकी है, मतलब और अगर कुछ इनके जो स्पीशीज़ जो है मरे तो ये जो है एक इंडेंजरिंग खतरा हो सकता है इनके ख़त्म होने का। ठीक है, नियर फ्यूचर में अगर नेगेटिव फैक्टर ऐसे ही कंटिन्यू रहे तो। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हॉर्स है जो है ना, अभी तो ये इंडेंजर्ड नहीं है, नॉर्मल स्पीशीज़ है ना। फॉर एग्जांपल अभी ये जो है वर्नरेबल स्पीशीज़ हो जाए, ठीक है, कि इनकी मकदार जो है कम हो चुकी है वेरियस रीजन्स की वजह से। अब जो है अगर ऐसा ही ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट इस पर ऐसे ही हंटिंग चलती रही, गैदरिंग चलती रही, इससे इसको बेचा गया, इसके मांस को, इसके चमड़े को, तो ये इंडेंजर्ड हो जाएगा और आस्ते आस्ते ये वाइल्ड से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल है जैसे एशियाटिक एलिफेंट है, अभी नंबर है लेकिन इनके जैसे हैबिटेट लॉस की वजह से बहुत सारे तो शायद ख़त्म हो सकती है। जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे एलिफेंट कॉरिडोर बनाया है ना, रिजर्व नेशनल पार्क्स बनाई हैं, उनमें रिजर्व के ब्लू शीप है, जैसे गंगाटिक डॉल्फिन है, वाटर पोल्यूशन की वजह से ये भी एक वल्नरेबल स्पीशीज़ हो गई है। ठीक है, रेयर स्पीशीज़, जो स्पीशीज़ की पॉपुलेशन स्मॉल पॉपुलेशन है और में मूव इनटू इंडेंजरिंग और वल्नरेबल कैटेगरी अगर नेगेटिव फैक्टर अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट। कुछ रेयर स्पीशीज़ हैं जो बचे हुए हैं, जैसे एग्जांपल कैसे हिमालयन ब्राउन बियर है, जैसे वाइल्ड एशियाटिक बफेलो है, डेजर्ट फोक्स है, हॉर्नबिल है। ये जो है रेयर स्पीशीज़ है, दे आर फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया और जिनकी मकदार बहुत पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है। अगर ऐसे ही फैक्टर्स रहे तो ये भी इंडेंजर्ड हो सकती है। अब पढ़ते हैं एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होता है। एंडेमिक स्पीशीज़ क्या है, वो स्पीशीज़ देखो, वो स्पीशीज़ जो ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरिया यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल ज्योग्राफिकल बैरियर। किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई स्पीशीज़ पाई जाती है, वो फैली क्यों नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया किसी एरिया में किसी बैरियर की वजह से वो वहीं है और कहीं दुनिया में नहीं पाई जाती। ठीक है, जैसे अंडोमान टेल है, निकोबार पिजन है, अंडोमान वाइल्ड पिग है, मिथुन होता है अरुणाचल में प्रदेश में। ये स्पीशीज़ किसी पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ पाई जाती है, इसे कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। क्या, एंडेमिक स्पीशीज़, ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंडेमिक स्पीशीज़। ठीक है, फिर पढ़े हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, वो स्पीशीज़ जो अब जो है विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चिंग ऑफ नोन और लाइकली एरियाज वेयर दे मे अकर। स्पीशीज में भी एक्सटिंक्ट फ्रॉम द लोकल एरिया, रीजन और कंट्री, कॉन्टिनेंट और एंटायर अर्थ। जैसे एशियाटिक चीता है, पिंक हेडेड डक है। कुछ स्पीशीज़ हैं जिनको ढूंढने के बाद भी जहाँ उनका हैबिटेट था नेचुरल, वहाँ से बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुकी है, या किसी मुल्क से भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है पूरी तरह, उस मुल्क में अब नहीं पाई जाती। जैसे चीता थे, एशियाटिक चीता, वो नहीं पाए जाते अब इंडिया में।
अब उनको इंपोर्ट किया जाता है, अफ्रीकन चीताज़ को हमने रिसेंटली किया है मोदी जी ने, तो जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है वाइल्ड लाइफ से भी, है ना, और अब वो नहीं पाई जाती, ख़त्म हो चुकी है उनकी मतलब नस्ल, उसे एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहते हैं। तो समझ गए आप, एंडेंजरिंग, एंडेमिक, एक्सटिंक्ट, वनरेबल स्पीशीज़, इनकी ये IUCN के अकॉर्डिंगली ये इनकी जो है क्या है, एक डेफिनेशन है और कैटेगरी है। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड नेचर इनटू ए रिसोर्स ऑब्टेनिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमने जो है अपने आसपास को ना एक ट्रांसफॉर्म कर लिया, ऐसा है कि रिसोर्सेज हम बस ले रहे हैं, जैसे भी जैसे वुड से, बाग से, लीव से, रबर से, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर ली, हम हर चीज़ से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ वी ऑब्जर्व वी हैव डिप्लीटेड अवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। और इससे क्या, हमने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को इतने डिप्लीट कर दिया है। हम एलिफेंट को देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं इससे क्या रिसोर्सेज हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट, ठीक है। हम फॉरेस्ट को देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि वुड इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बिल्डिंग मटेरियल के लिए, हम इससे पेपर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ है, डैमेज इन्फ्लिक्ट हुआ है इंडियन फॉरेस्ट्स पे, कॉलोनियल पीरियड में खासकर। लार्ज अमाउंट जो है रेलवेज़ के लिए, एग्रीकल्चर और कमर्शियल पर्पज़ और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और माइनिंग एक्टिविटीज़ से जो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुआ है। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हुआ, हमें अपना फूड जो है फूड प्रोड्यूस को इंक्रीज़ करने के लिए हमने बहुत सारे जंगल काटे हैं और डिप्लीशन हुआ है हमारा फॉरेस्ट लाइफ का। 1950 और 1951 से 1950 के सर्वे के अकॉर्डिंगली, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के 26,200 स्क्वायर फीट का जो है फॉरेस्ट जो है वो एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया गया। जो ट्राइबल बेल्ट्स थी, जहाँ ट्राइबल लोग रहते हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में, वो वहाँ बहुत सारी डिफॉरेस्टेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन हुई, जूम जिसे कहते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसकी वजह से भी लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुआ है फॉरेस्ट का, ठीक है। फॉरेस्ट का लार्ज स्केल क्या हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अब देखो, लार्ज स्केल जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हमने लगाए हैं सिग्निफिकेंटली, जिसने लॉस ऑफ फॉरेस्ट हुआ है। 5,000 स्क्वायर फीट ऑफ फॉरेस्ट वाज डिक्लेयर्ड इन रिवर वैली प्रोजेक्ट्स में। बहुत सारे प्रोजेक्ट हुए हैं, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स, डैम बिल्डिंग्स में, जैसे क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट लाइक नर्मदा सागर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है, माइनिंग एक्टिविटीज से डिफॉरेस्टेशन हुआ है। जैसे बुक्सा टाइगर रिजर्व जो वेस्ट बंगाल में, वो सीरियसली थ्रेटेंड है। जैसे ऑन गोइंग जो डोलोमाइट माइनिंग है, इससे क्या नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब हुआ है। बहुत से फॉरेस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट ने जो है व्यू दैट द ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग फॉरेस्ट बिहाइंड द डिप्लीटिंग ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। हम लकड़ी जलाते हैं ना घर पे खाना वाना बनाने, इससे और ओवर ग्रेजिंग से फॉरेस्ट, जो भैंस चराते हैं, गाय, बकरियां, भेड़, कैटल्स, तो इनसे जो है फॉरेस्ट का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है। फिर भी येट द फैक्ट रिमेन दैट द सब्सिक्वेंट पार्ट इज फ्यूल फूडर जो है डिमांड मीट बाई लूपिंग रेदर देन बाई फ्यूलिंग इंटायर फॉरेस्ट ट्रीज, ठीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है रिस्पिरेटरी का काम करती है, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। जो मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट पर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मिनरल और अदर रिसोर्सेज हैं, इंडस्ट्रियल डिमांड्स को मीट करने के लिए, अर्बन इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए हमने जो है कट डाउन किया, यहाँ से मिनरल एक्सप्लोर किया, हमने माइनिंग किया, फॉरेस्ट कट करके वहाँ से जो नीचे ज़मीन में दबे हुए माइंस निकालने के लिए, है ना। ये प्रोटेक्टेड एरिया थोज मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल एंड थोज देयर लाइज ए फर्टाइल ग्राउंड फॉर कन्फ्लिक्ट। अब जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो अलग लोगों के लिए अलग टाइप है। देखो, किसी के लिए फॉरेस्ट सीक्रेट भी हो सकता है ना, और कहीं इंडस्ट्रियल लोगों के लिए ये एक मियर रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होगा, ठीक है। तो बहुत सारे कन्फ्लिक्ट भी यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये है, इससे जो है लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुआ है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ है, हंटिंग से, जैसे पोचिंग से, ओवर एक्सप्लोटेशन हुआ है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, पॉइजनिंग हो रहा है, फॉरेस्ट फायर एक और फैक्टर है। देखो, नेचुरल फैक्टर भी है, सिर्फ मेड नहीं है, ठीक है। तो जिससे लार्ज स्केल जो है इंडिया की बायोडाइवर्सिटी जो है डिस्ट्रक्ट हुई है। अदर इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आर अनइक्वल एक्सेस, इनइक्विटेबल कंजर्वेशन ऑफ कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन एक और है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ये जो है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये एक और फैक्टर है। लेकिन फिर भी जो अमेरिका कंज्यूम करता 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज देन एवरेज सोमालियन। कितना फ़र्क है डेवलप्ड कंट्रीज़ और। सिमिलरली richest 5% ऑफ द इंडियन सोसाइटी प्रोबेबली काज मोर इकोलॉजिकल डैमेज। जो रिचेस्ट 5 कंट्रीज़ हैं वो इकोलॉजिकल डैमेज जो है ज़्यादा करती हैं एज़ कम्पेयर टू ए डेवलपिंग कंट्री या इंडियन सोसाइटी, बिकॉज दे कंज्यूम मोर
देन द पुअरेस्ट, एक अमीर इंसान जो है दे हैव मनी, सो दे ईजी एक्सेस है उनके पास जो रिसोर्स का, दे कैन बाई, तो वो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन करते हैं एक पुअर के कंपेरिजन्स में। क्वेश्चन यही है कि कौन कितना कंज्यूम कर रहा है और कहाँ से कर रहा है और क्यों क्यों कर रहा है, ठीक है। जैसे इन मेनी सोसाइटी में इंडिया के वुमेन जो बेयर करती है मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्शन ऑफ फ्यूल, फॉडर और वाटर के लिए और अदर बेसिक नेसेसिटी के लिए, ठीक है। तो इसके लिए उन्हें देखो मोर देन 10 किलोमीटर वो जाती हैं कलेक्ट करने के लिए ये रिसोर्सेज। इनसे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम होता है वुमेन को, निग्लेजेंस होता है हो चिल्ड्रंस का और घर का, ठीक है। उनका वर्क आवर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, अगर रिसोर्सेज दूर है ज़्यादा, वे जिससे सोशल इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा उससे, विच लीड टू डोमेस्टिक वायलेंस, विच लीड टू डिवोर्सेज, विच लीड टू पुअर हेल्थ कंडीशन ऑफ एन हाउस, ओके। डिफॉरेस्टेशन जो है फ्लड इंड्यूस करता है, लैंडस्लाइड्स इंड्यूस करता है, पॉवर्टी इज इन दीज केसेस इज द डायरेक्ट आउटकम है इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का। इसीलिए फॉरेस्ट फायर्स जो हैं, जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हैं, ये वाइटल हैं जो क्वालिटी जो है ह्यूमन लाइफ की इंप्रूव करने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ओके। हाउ कैन वी कंजर्व दीज थिंग्स, ओके। So conservation is the background or a rapid decline in wildlife population and forestry has become essential. So you have seen the decline, now you have seen the destruction, and how now it has become an important aspect to conserve these things, okay. But why do we need to conserve our forest and wildlife? Now the question is very important and at the same time silly. Conservations preserve ecological diversity एंड आवर सपोर्ट सिस्टम और लाइफ सपोर्ट सिस्टम। अगर नहीं कंजर्व करेंगे तो हमारी लाइफ कैसे सपोर्ट होगी ऑन दिस प्लानट। जैसे वाटर है, एयर है, सॉइल है। इट इज़ ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। वाटर, सॉइल और एयर जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करती है ना। एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ और स्पीशीज़ के लिए, ब्रीडिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्रीकल्चर है, वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप्स वेराइटीज़ पे। फिशरी पे हम हैवली डिपेंडेंट है ना। मेंटेनेंस, और उसको मेंटेनेंस भी तो हमें ज़रूरत है ना इक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को। जैसे इन 60 and 70 कंजर्वेशन डिमांड और नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम 1960 और 1970s में जो है 60 और 70s में ये प्रोग्राम शुरू हुआ, तो इंडिया ने क्या लाया 1972 में जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। इसमें प्रोविजंस हैं प्रोटेक्शन के डिफरेंट हैबिटेट्स को। देखो ऑल इंडिया लिस्ट जैसे प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ की पब्लिश की गई है ना। बहुत सारे द थ्रस्ट ऑफ प्रोग्राम वाज टूवर्ड द प्रोटेक्टिंग रिमेनिंग पॉपुलेशन जो है इंडेंजरिंग स्पीशीज़ की, जिसमें क्या हंटिंग को बैन किया गया, लीगल प्रोटेक्शन लाई गई उनको हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट किया उनके ट्रेड को इन वाइल्ड लाइफ में, ठीक है। तो सब्सिक्वेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट और मेनी स्टेट ने एस्टेब्लिश किया नेशनल पार्क्स एस्टेब्लिश किया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की, जिसने क्या किया जो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किए सर्वल प्रोजेक्ट्स, जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट चीता, वन हैंड रैनो। इन तरह के प्रोजेक्ट के जो स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं उन एनिमल्स को ना विच जो ग्रेवली थ्रेटन्ड है। जैसे टाइगर है, वन हैंड रैनो, देखो वन हैंड रैनो है, कश्मीरी स्टैग है, 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल है, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर और घड़ियाल, एशियाटिक लायंस को। तो ये जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किए गए इन स्पेसिफिक एनिमल्स को जो एक्सट्रीमली डेंजरस हैं, जो डेंजर में हैं, इंडेंजर्ड हैं, जो एक्सटिंक्ट के कगार पे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो लीगल प्रोटेक्शन लगाई, ठीक है। ये देखो जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, ये एक की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ है जो फूड फ्यूनल वेब्स में 1973 द अथॉरिटी रियलाइज दैट द टाइगर प्रोटेक्शन जो है इट टू 1827 रह गए थे 55,000 से, ठीक है। तो मेजर थ्रेटन था टाइगर पॉपुलेशन को, जैसे पाउचिंग, ट्रेडिंग, श्रिंकिंग, हैबिटेट डिप्लीशन हो रहा था, प्रे बेस उनका कम हो रहा था, खाने पीने की चीज़ें, उनकी स्किन की जो हो रहा था ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए। तो एशियन कंट्री लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन ए वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड हैबिटेट टू द 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर, तो इन दो नेशंस बिकेम द प्राइम टारगेट फॉर इलीगल ट्रेडिंग्स एंड पोचिंग। तो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर जो है वन ऑफ द वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन जो 1973 में स्टार्ट हुआ और इसके सक्सेस हुआ, देखो वेंट अप टू 4,200, कहाँ बच गया था 1,800 बच गए थे, तो इनको 4,000 कर दिया 1985 में, 4,334 1989 में, बट इन 93 द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैड ड्रॉप टू 3,600, फिर 1993 में जो है फिर से 3,600 पे आ गई थी।
देर आर 27 अब टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में, जो कवर करती है 37,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कंजर्वेशन में है। जैसे टाइगर, जैसे जिम कॉर्बेट है ना, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स पाए जाते हैं ना, है ना। और वेस्ट बंगाल में नेशनल टाइगर बांधवगढ़ है, मध्य प्रदेश में सरिक्षा है वाइल्ड लाइफ, राजस्थान में मानस है, आसाम में परियार है। तो टाइगर रिजर्व्स का जो है गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, तो इससे क्या हुआ, कंजर्व करने के लिए। तो अब जो है बहुत सारी स्टेट्स में तो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो आप फोकस कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी पे रादर देन ए फ्यू कंपोनेंट्स। आपके जो टाइगर रिजर्व में कुछ कंपोनेंट को छोड़ के एक ऑल ओवर बायोडाइवर्सिटी पे जो है फोकस किया जा रहा है, जो इंटेंसिवली सर्चिंग फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक है। इंक्रीजिंग इवन जो इंसेक्ट्स हैं आर बिगिनिंग टू फाइंड ए प्लेस इन कंजर्वेशन प्लान्स। तो गवर्नमेंट ने अब जो है एक 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 फ्रेमवर्क बनाया है, जिससे जो है हर एनिमल्स को, हर स्पीशीज़ को, हर रेप्टाइल, हर मैमल, इंसेक्ट्स को जो है कंजर्व किया जाए। सर्वल 100 बटरफ्लाइज, मूथ्स एंड बीटल्स एंड 1 ड्रैगन फ्लाई हैज़ बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज़। तो प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ जो शेड्यूल, जैसे शेड्यूल्स एंड डिफरेंट शेड्यूल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हम आगे जाके पढ़ेंगे, उनमें जो है प्रोटेक्शन लेवल इंक्रीज़ की गई। जो स्पीशीज़ जो है डेंजर में है, जो एग्जॉटिक स्पीशीज़ हैं, जिन जो उनको ट्रेड को बैन करने के लिए, उनकी किलिंग, हंटिंग में जेल भी हो सकती है आपको, फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट तक का प्रोविजंस डाला गया। तो इस तरीके से जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को हमने प्रोटेक्ट करने के लिए जो डिफरेंट टाइप के स्पीशीज, देखो टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। अब हम टाइप पढ़ते हैं कौन कौन सी है फॉरेस्ट की, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट कौन से, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। हाफ ऑफ द फॉरेस्ट जो है लैंड है वो रिजर्व फॉरेस्ट वो हैं जहाँ मोस्ट वैल्यूएबल एज फार द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये हम सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती हैं गवर्नमेंट की, ठीक है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन से, 1/3 फॉरेस्ट और टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फर्दर डिप्लीशन। फिर अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, अदर देन फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़। फॉरेस्ट लैंड को जो प्राइवेट, इंडिविजुअल, गवर्नमेंट और किसी कम्युनिटी को छोड़ के जो लैंड है अनक्लास्ड फॉरेस्ट में कैटेगरीज में। तो रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अच्छा कम्युनिटी फॉरेस्ट और सारे बहुत सारी चीज़ें लाई गई हैं। देखो मध्य प्रदेश एज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट अंडर परमानेंट फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट 75% एरिया। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल हैव द लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो ये कंजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट्स को, ट्रीज़ को कंजर्व करने के लिए ये गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट कौन से हैं, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट कौन से हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट कौन से हैं, अनक्लास्ड फॉरेस्ट कौन से हैं, ठीक है। मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया कहाँ पाया जाता है ना, किस टाइप का फॉरेस्ट है, ठीक है। ओके, यहीं तक रखते हैं आज, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।